हेलो, नमस्ते सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है ये प्रेजेंट टाइम में मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन एक जनरल सा 1 सेकंड का काम। इवोल्यूशन क्या है कि एक इवोल्यूशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें डिस्क्राइब करते हैं कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज कैसे इवॉल्व हुई। कि जैसे कि कोई स्पीसीज ए थी तो ए से कोई दूसरी स्पीसीज बी कैसे इवॉल्व हुई। तो इसमें आपको ये बताया जाता है, आप ऑलरेडी पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, कि ए में इन्वायरमेंट के कारण या किन्हीं कारणों से धीरे धीरे चेंज होते गए। ए डैश में बदला, फिर ए डबल डैश में बदला, फिर ए ट्रिपल डैश में बदला और फिर उससे बी इवॉल्व हो गई। ठीक, तो ये क्या एक स्लो, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसको हम अपनी लाइफ में या नंगी आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रक्रिया डिस्क्राइब करने के लिए लैमार्क ने अपनी थ्योरी दी, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी। तो डार्विन की जो थ्योरी थी कुछ हद तक सही थी, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने डिस्क्राइब नहीं की थी। तो दूसरे वर्कर्स जो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने डार्विन के पॉइंट को लिया, कुछ लैमार्क को लिया और कुछ अपनी तरफ से चीजों को मिलाया और एक नई थ्योरी प्रपोज कर दी जिसको हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। यानी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी व्रीज। ये इन दो थ्योरी का मिक्सचर है। ठीक, या इसको हम प्रेजेंट टाइम में नियो डार्विनिज्म भी कहा जाता है। और ये थ्योरी कई सारे वर्कर के काम से इन्फ्लुएंस्ड है। मीन्स इस थ्योरी के लिए हम सिंगल किसी साइंटिस्ट को क्रेडिट नहीं देते हैं, कई सारे साइंटिस्टों का मिलकर के योगदान है, जैसे हक्सले, फिशर, मेयर, स्टेबेंस। ठीक, और ये मॉडर्न रिसर्च पे डिपेंड थ्योरी है, प्रेजेंट टाइम में एक्सेप्टेड है, जिसमें इवोल्यूशन में म्यूटेशन का क्या रोल होता है, वेरिएशंस का क्या रोल है, हेरिडिटी, आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन का क्या रोल है। ये थ्योरी इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करती है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि आप केवल देख करके ही चले जाते हैं, यानी व्यूअर बढ़ाते हैं, और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। ठीक, लाइक और कमेंट करने से वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, जिससे वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम पूरा नोट्स आपको बोर्ड पे नहीं दे रहे हैं, वीडियो के लास्ट में आपको पूरा नोट्स मिलेगा। ठीक, तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है 5 टॉपिक में या 5 हेडिंग में डिस्क्राइब किया गया है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो जैसे डार्विन ने क्या कहा था कि वेरिएशंस अराइज होते हैं, भिन्नताएं अराइज होती हैं, लेकिन उसका कारण नहीं बताया था कि भिन्नताएं या वेरिएशंस क्यों इवॉल्व होते हैं या ऑर्गेनिज्म में क्यों उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा किसी भी स्पीसीज का सर्वाइवल उसमें उपस्थित भिन्नताओं पे ही डिपेंड करता है। कि वेरिएशन हमने बताया था 2 प्रकार के, हार्मफुल और बेनिफिशियल। अगर बेनिफिशियल वेरिएशन होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी चेंज इन्वायरमेंट में बेटर अडॉप्ट होएगी और सर्वाइव करेगी। और अगर हार्मफुल वेरिएशन होंगे तो उसके अडाप्टेशन में प्रॉब्लम होएगी और वो स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी। तो इन वेरिएशंस का कारण क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का कारण क्या है?
पहला आपका कारण ले रहे हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होते हैं? दीज आर द, पहला हम ले रहे हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? दीज आर द सडन चेंज इन डीएनए और जीन। डीएनए या जीन में जो अचानक चेंज होते हैं, ठीक, यानी म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। पॉइंट म्यूटेशन यानी चेंज इन डीएनए, और जीन म्यूटेशन चेंज इन जीन, ठीक, चेंज इन डीएनए और चेंज इन जीन। म्यूटेशन यानी इनमें चेंज के कारण क्या रहते हैं? चेंज के कारण या तो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन होता है, जो कि आप प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ चुके हैं क्या होती हैं, जिनके कारण या तो डीएनए की संरचना में चेंज हो जाता है या जीन की संख्या उनके अरेंजमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक। और ये चेंज होते हैं, इन चेंज के कारण ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भिन्नताएं या आपका वेरिएशंस डेवलप होते हैं, ठीक। अब म्यूटेशन क्या होता है? दीज आर द सडन एंड ड्रेस्टिक चेंज। ये ड्रेस्टिक ज्यादातर खतरनाक होते हैं, ड्रेस्टिक चेंज होते हैं और टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक, ज्यादातर। तो जो अब वेरिएशन हो गए भी, यानी म्यूटेशन के कारण भी क्या हो गए? दो प्रकार के, हार्मफुल म्यूटेशन एंड बेनिफिशियल म्यूटेशन। हार्मफुल म्यूटेशन जो होते हैं सडन होते हैं, ठीक, और ज्यादातर ये खतरनाक होते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल प्रभावित होता है। जबकि बेनिफिशियल म्यूटेशन जो होते हैं वो एनिमल को या आपके ऑर्गेनिज्म को बेटर अडाप्ट होने में हेल्प करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ज्यादातर म्यूटेशन जो होते हैं वो रिसेसिव नेचर के होते हैं। रिसेसिव नेचर के होंगे मीन जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी अपना प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन सब म्यूटेशन जो होते हैं वो डोमिनेंट नेचर के होते हैं और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ज्यादातर रिसेसिव नेचर के होते हैं, और रिसेसिव के हैं तो वो तभी एक्सप्रेस होंगे जब वो होमोजाइगस फॉर्म में होंगे। कुछ ही म्यूटेशन डोमिनेंट होते हैं जो हेट्रोजाइगस फॉर्म में उत्पन्न होते हैं और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक। म्यूटेशन का कारण क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। म्यूटेशन के दो कारण हैं, एक नेचुरल म्यूटाजेंस हो सकता है, एक आर्टिफिशियल म्यूटाजेंस हो सकता है। नेचुरल म्यूटाजेंस में जैसे रेडिएशन है, एक्सरे है, गामा रेज है या डिफरेंट केमिकल्स हैं, ठीक, इनके कारण म्यूटेशन हो सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनके कारण म्यूटेशन हो सकते हैं। आर्टिफिशियल म्यूटेशन का मतलब हो गया ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस किए हुए म्यूटेशन, ठीक। तो म्यूटेशन के कारण क्या होगा? वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक। अगला आता है सेकंड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम एग्जिस्टिंग जीनोटाइप, कि पेरेंटल जीनोटाइप में, पेरेंट जैसे हम हैं, वाइफ है, और उनके जीनोटाइप जो हम में क्रोमोसोम है, जो हम में जीन है, वाइफ की जीन है, उन्हीं से संतान होगा। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल में पाया जाता है। जिन भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी रिसप्लिंग ऑफ जीन होती है। इसके कई कारण है, चार कारण है। पहला है बाई क्रॉसिंग ओवर। आप सब जानते हैं जब गैमेटोजेनेसिस मियोसिस होती है, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। मीन्स जब गैमीट बनता है, गैमीट बनेगा तो उसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं,
जिसमें से एक सेट फादर का, एक सेट मदर का हमें होएगा। ठीक, अब जब गैमीट बनेगा तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, एक क्रोमोसोम का टुकड़ा टूट करके या एक्सचेंज ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में हो जाता है। नहीं, क्रोमोसोमल सेगमेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, कि जैसे हरे वाले का टुकड़ा टूट के काले वाले से जुड़ जाए और काले वाले का टुकड़ा टूट के हरे वाले से जुड़ जाए, यानी एक्सचेंज हो गया। अब जब इनसे गैमीट बनेंगे तो उनमें सेम एज पेरेंटल कॉम्बिनेशन न हो करके उनमें चेंज हो जाएगा। दूसरा, ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप जानते हैं जब गैमीट बनते हैं तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं। ठीक, और जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अब कौन सा क्रोमोसोम किधर जाएगा ये चीज फिक्स नहीं होती है, कि जब क्रोमोसोम गैमेटोजेनेसिस के दौरान सेपरेट होते हैं तो उनका सेपरेशन इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। कभी कभी गैमेटोजेनेसिस के दौरान पेयर्ड क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट न हो करके सेम गैमीट में चले जाते हैं, जिसके कारण जो संतान उत्पन्न होएगी उनमें क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। जैसे कि नॉर्मली हमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 हमें पिता से मिले थे और 23 माँ से मिले थे। अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ, 22 नंबर का फादर में नॉन डिसजंक्शन हो गया, तो हमें 22 नंबर के 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। 2 क्रोमोसोम हमें फादर से मिले और एक क्रोमोसोम हमें मदर से मिला, जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम नॉन डिसजंक्शन के कारण अराइज हो सकती है। ओवरऑल क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन था उसमें चेंज हो जाएंगे एक चीज। अब फिर अगला हम लेते हैं रैंडम मिक्सिंग ऑफ गैमीट। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है, यानी जिनमें गैमीट, स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं, तो ये फिक्स नहीं होता है कि कौन सा स्पर्म कौन से ओवा से फ्यूज होगा। ठीक, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमीट जो होते हैं वो रैंडम फ्यूज होते हैं, जिसके कारण संतान में पेरेंट के कैरेक्टर तो आते हैं लेकिन 100% पेरेंट के कैरेक्टर नहीं आते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले कि कोई भी छोटा बच्चा जब घर में पैदा होता है, तो हम कहते हैं नाक मम्मी से मिल रही है, आंख पापा से मिल रही है, ठुड्डी यानी चिन बाबा से मिल रही है। मीन्स जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसमें मम्मी के भी कैरेक्टर कुछ हैं, पापा के भी कुछ कैरेक्टर हैं। मीन्स 100% ना मम्मी के हैं ना 100% पापा के हैं, और पता चला बाबा के भी कुछ कैरेक्टर हैं। तो अब बाबा के कैरेक्टर पापा से होते हुए आए हैं और दादी का कोई कैरेक्टर नहीं है। तो इसका कारण यही है कि क्रॉसिंग ओवर के कारण गैमीट के जीनोटाइप में चेंज होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन के कारण क्रोमोसोम की संख्या घट या बढ़ जाती है, और फिर कौन सा गैमीट यानी कौन सा स्पर्म किस ओवा से फ्यूज होगा, इन सब के कारण जो अगली आने वाली पीढ़ी होती है वो 100% अपने पेरेंट की कॉपी न हो करके उससे डिफरेंट होती है, और इन्हीं डिफरेंस को वेरिएशन कहा जाता है। ठीक, तो इन दो के कारण, म्यूटेशन के कारण और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण आगे आने वाली पीढ़ी में वेरिएशंस या आपके भिन्नताएं डेवलप होती है। तीसरा कारण है हाइब्रिडाइजेशन। नॉर्मली आप जानते हैं कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल हैं उनमें रिप्रोडक्शन जेनेटिकली आइडेंटिकल के बीच में होता है, यानी एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में होता है। लेकिन कभी कभी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो जाता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जैसे हम बोले पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम
मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम। तो जीनस तो सेम है, स्पीसीज में डिफरेंस है। और जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो जाएगा तो दोनों स्पीसीज का जीनोटाइप डिफर कर रहा है, और जब क्रॉस होगा तो संतान में नए चेंज आ जाएंगे। जैसे एक आपका फेमस एग्जांपल है म्यूल, खच्चर का। ठीक, म्यूल आप जानते हैं डंकी और हॉर्स के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस होता है तो म्यूल प्रोड्यूस होता है। नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही रेयर है, कुछ ही जगहों पे पाया जाता है, कुछ प्रजातियों में होता है। हाँ, आर्टिफिशियली ह्यूमन के द्वारा कई सारे किए गए हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं। तो इन तीन कारणों से म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन के कारण ऑर्गेनिज्म में वेरिएबिलिटी या आप कहें वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, हाँ, ये वेरिएशंस बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, जिसमें से म्यूटेशन के कारण जो बताया गया था ज्यादातर वेरिएशन हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट आपका है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि पॉपुलेशन साइज आप जानते हैं या तो छोटा होता है या बड़ा होता है। ठीक, अब जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पे काम करता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा ध्यान रखें स्मॉल पॉपुलेशन में काम करता है। ठीक, स्मॉल पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन का जेनेटिक फिक्सिंग में कोई रोल नहीं होता, यानी जीन पूल को फिक्स करने में नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक, और इनमें जो स्मॉल पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन होता है वो प्योरली बाई चांस होता है, यानी जीन की संख्या का घटना या बढ़ना, किसी पर्टिकुलर जीन का घटना या बढ़ना हमेशा बाई चांस होता है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक, और जेनेटिक ड्रिफ्ट या तो एपिडेमिक्स या माइग्रेशन के कारण होते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, कि जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस चेंज होना क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। ठीक, और इसको सीवेल राइट ने डिस्क्राइब किया था। इनके अनुसार क्या था? सीवेल राइट के अनुसार म्यूटेशन के कारण जो सडन चेंज होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में, म्यूटेशन के कारण जो सडन चेंज होते हैं वो अक्सर जो होते हैं डेलिट्रियस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक, और वो एडाप्टिव लॉस हो जाते हैं, यानी उनका नेचुरल सिलेक्शन में या एडाप्टेशन में कोई रोल नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो स्मॉल पॉपुलेशन है उनमें म्यूटेशन के कारण जो चेंज होते हैं उनका कोई एडाप्टिव रोल नहीं होता है। ठीक, अगर वो फिक्स हो रहे हैं यानी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो हमेशा बाई चांस होता है। ठीक, जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक, दूसरी चीज ये बताई गई थी कि स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण जो चेंज प्रोड्यूस होंगे वो अगर होमोजाइगस होंगे तभी वो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यानी होमोजाइगोसिटी आने के खतरे स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा होते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन साइज छोटा है तो उनमें अक्सर इंटरब्रीडिंग जो होगी वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में ही होगी। जैसे कि हम लोगों में कुछ सोसाइटीज में क्या होता है, चचेरे भाई बहनों के बीच में शादी होना। ठीक, और जब चचेरे भाई बहनों के बीच में शादी होती है तो जो हार्मफुल जीन्स हैं, जो रिसेसिव हार्मफुल जीन है वो होमोजाइगस हो जाती हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यादा ट्रांसफर होती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जो स्मॉल पॉपुलेशन है
उनमें रिसेसिव हार्मफुल या बेनिफिशियल जीन के ट्रांसफर होने का चांस ज्यादा होता है और वो प्योरली बाई चांस होता है। हमें ऐसा है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर अगला हम लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन, आपकी इंपॉर्टेंट चीज। नेचुरल सिलेक्शन, जैसे आप जानते हैं कि ऊपर जो आपको बताया गया कि जिसके ऊपर जो आप बताया गया कि वेरिएशंस फेवरेबल होंगे, अच्छे होंगे, खराब होंगे, म्यूटेशन अच्छे होंगे, खराब होंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण ऑर्गेनिज्म में चेंज आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ नेचर। ये नेचर का एक फोर्स होता है which does not induce genetic variability। नेचुरल सिलेक्शन के कारण ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक बार वेरिएशन उत्पन्न हो गए देन इट आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देयर जीन फ्रीक्वेंसी। यानी पहली चीज आपको बताया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन नॉट इंड्यूस वेरिएशन, ये इसके कारण वेरिएशन भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, दूसरी चीज बताया गया, इट आइदर फेवर और रिप्रेस जीन फ्रीक्वेंसी। ये या तो जीन फ्रीक्वेंसी को फेवर करता है या जीन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेस करता है। ठीक, मीन्स क्या हुआ, अगर बेनिफिशियल वेरिएशन है तो ये फेवर करेगा, अगर हार्मफुल वेरिएशन प्रोड्यूस हुए हैं तो ये रिप्रेस करेगा। मीन्स ओवरऑल क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है इट फेवर्स डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को फेवर करता है। मीन्स कुछ स्पीसीज में रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा और कुछ स्पीसीज में या कुछ इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन रेट कम होगा। मीन्स वो इंडिविजुअल जिनमें बेनिफिशियल वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे उनमें रिप्रोडक्शन का रेट ज्यादा होगा। जब रिप्रोडक्शन का रेट ज्यादा होगा तो इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, मीन्स जीन की संख्या बढ़ेगी। अगर वेरिएशन हार्मफुल होंगे तो रिप्रोडक्शन रेट कम होगा या उनकी डेथ ज्यादा होएगी तो इंडिविजुअल की संख्या घटेगी, मीन्स जीन फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो नेचुरल सिलेक्शन केवल क्या कर रहा है, जेनेटिक जो चेंज होंगे उनको या तो फेवर करेगा या अनफेवर करेगा, जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बेनिफिशियल वेरिएशन होंगे वो सरवाइव करेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, जबकि जिनमें हार्मफुल वेरिएशन होंगे उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी और वो विलुप्त हो जाएंगे। यानी नेचर सेलेक्ट करेगा किस स्पीसीज के या किस इंडिविजुअल को सरवाइव करना है, किनकी संख्या बढ़ना है या किनकी संख्या, किनको सरवाइव नहीं करना है और किनकी संख्या घटना है। ये चीज क्या कहलाती है, नेचुरल सिलेक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, फिर अगला आता है आइसोलेशन। तो यहां तक आपको बताया क्या कि वेरिएशंस कैसे अराइज होते हैं, नेचर कैसे उनको सेलेक्ट करता है, क्यों सेलेक्ट करता है। देन है आइसोलेशन। आप जानते हैं एक या अनेक स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल पॉपुलेशंस हैं, वो पूरे विश्व में फैली हुई है। ठीक, तो
जो इंडिविजुअल हैं या जो पॉपुलेशंस हैं ये एक दूसरे से या तो जियोग्राफिकली या फिर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। जियोग्राफिकली या आप कहें रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। जियोग्राफिकली आइसोलेटेड यानी जियोग्राफिकल आइसोलेशन जैसे कि माउंटेन, रिवर, ओशियन, फॉरेस्ट, ये सब क्या है जियोग्राफिकल आइसोलेशन या आप कहें जियोग्राफिकल बैरियर है, जिसके कारण एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल एक दूसरे से दूर रहते हैं और उनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होती है। तो अलग अलग एरिया में रह रहे हैं, अलग अलग क्लाइमेट को फेस कर रहे हैं, तो उनमें वेरिएशंस अलग अलग डेवलप होंगे। आज वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, लेकिन लंबे समय बाद अलग अलग वेरिएशंस डेवलप होने के कारण वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और फिर वो आपस में आज रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और कल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरा आइसोलेशन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कि एक ही एरिया में साथ साथ ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल रह रहे हैं, लेकिन वो उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होने के कारण वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे। दोनों के जेनेटिक डिफरेंस मेंटेन रहेंगे और वो अपने अपने तरीके से इवॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें आइसोलेशन भी क्या है इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, जिसके कारण क्या होगा अभी आगे बताएंगे कि एक से अनेक स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है। चौथी चीज है और लास्ट ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ओवरऑल आप देखें वेरिएशन म्यूटेशन के कारण आए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण आए, हाइब्रिडाइजेशन के कारण आए, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण आए। ठीक, बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। ठीक, फिर नेचर ने उसमें से सेलेक्ट किया किनको सरवाइव करना है, किनकी संख्या बढ़ना है, किनकी संख्या घटना है। आइसोलेशन ने अपना रोल प्ले किया, जिसके कारण क्या हुआ इंडिविजुअल की बॉडी में चेंजेस आए और वो चेंजेस हेरिटेबल है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं और साथ ही क्यूमुलेटिव बिहेवियर को शो कर रहे हैं। अब जब वो क्यूमुलेटिव बिहेवियर को शो करेंगे तो क्या होगा धीरे धीरे ए में चेंज हुए, ए की संतान ए डैश हुई, इसमें कोई चेंज हुआ, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, और लाखों पीढ़ियों के बाद कई सारी पीढ़ियों के बाद में धीरे धीरे चेंज होते गए और वो क्यूमुलेट होते गए यानी इकट्ठा प्रिजर्व होते गए और अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होते गए और लंबे समय बाद ए से बी स्पीसीज के इंडिविजुअल अराइज हो गए। तो इस प्रकार से मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि इवोल्यूशन कैसे हुई, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज कैसे इवॉल्व हुई और प्रेजेंट टाइम में ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, आगे आपको नोट्स मिल रहा है।